तो चलिए आज प्राचीन भारत की एक कहानी में चलते हैं। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, बल्कि एक नजरिए की है। एक ऐसा नजरिया जो बनी बनाई सोच को चुनौती देता है और ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सबसे बड़ी समस्याओं का हल सबसे आसान सवालों में छिपा होता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल विचार से। ये शब्द एक माँ अपने बेटे से कहती है और असल में यही एक लाइन इस पूरी कहानी का दिल है, जिज्ञासा की ताकत। यह हमें याद दिलाता है कि बड़े बड़े जवाब अक्सर उन सवालों से ही पैदा होते हैं जिन्हें पूछने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, टिप्चू। पिपलीवन गांव का एक छोटा सा लड़का। अब देखिए, जहां गांव के बाकी बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, टिप्चू का दिमाग हमेशा क्यों और कैसे में ही घूमता रहता था और इसी वजह से गांव वाले उसे थोड़ा कह सकते हैं कि अजीब समझते थे। उसके सवाल भी कोई ऐसे वैसे नहीं थे। वो पूछता था, अच्छा ये आम हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, या हम लोग पक्षियों की तरह उड़ क्यों नहीं सकते। अब सुनने में ये सवाल बहुत सीधे साधे लगते हैं, पर असल में ये दुनिया को एकदम बुनियादी लेवल पर समझने की कोशिश थी। वो अपने आसपास की दुनिया को बस मान नहीं रहा था, वो उस पर सवाल उठा रहा था। और यही सोच तो हर आविष्कार की जड़ होती है ना। चलिए अब कहानी के असली मोड़ पर आते हैं। टिप्चू की ये जो जिज्ञासा थी, उसे एक मकसद मिलने वाला था और वो मकसद आया राजा की एक घोषणा से। हुआ ये कि उस राज्य की सबसे बड़ी दिक्कत थी पानी की कमी। टिप्चू के पिता रामसेवक और उनके जैसे न जाने कितने किसान सूखे से परेशान थे। बार बार सूखा पड़ता और सारी की सारी फसलें तबाह हो जाती। मतलब पूरे गांव में एक तरह से गरीबी और निराशा छाई हुई थी। तो इसी बीच राजा ने ये घोषणा कर दी। अब ज्यादातर गांव वालों ने तो ये सुनकर मजाक उड़ाया। वे सब पुराने अनुभवी किसान थे और उनका तजुर्बा कहता था कि भाई सूखे का कोई नया इलाज हो ही नहीं सकता। पर टिप्चू, जिसके दिमाग पर अनुभव का बोझ नहीं था, उसके जिज्ञासु मन में इस घोषणा ने एक चिंगारी जला दी। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का हल हमेशा बड़े बड़े जानकारों के पास ही होता है, या फिर किसी ऐसे के पास जो उस समस्या को बिल्कुल नई नजरों से देख रहा हो? तो यहाँ से शुरू होता है टिप्चू का असली सफर। वो सिर्फ सोचता नहीं है, बल्कि अपने आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है, भले ही लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। तो टिप्चू ने किया क्या? उसने अपने पिता के साथ खेतों में काम करते हुए एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन जरूरी बात नोटिस की। उसने देखा कि जब बारिश होती है तो ज्यादातर पानी मिट्टी में जाता ही नहीं, वो तो नालियों से बहकर बर्बाद हो जाता है। एक ऐसी सच्चाई जो सबकी आंखों के सामने थी, पर कोई उसे देख नहीं रहा था। उसका समाधान देखिए कितना सरल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं। पहला कदम, उसने अपने पिता से खेत का एक छोटा सा कोना मांगा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। फिर उसने पानी को बहने से रोकने के लिए उस कोने के चारों ओर मिट्टी की दीवारें यानी मेढ़े बना दी। गांव वाले उसे मिट्टी के महल बनाने वाला कहकर हंसते रहे, लेकिन टिप्चू ने अपना काम जारी रखा और उस छोटी सी जगह में बीज बो दिए। और नतीजा तो सबके सामने था। जब बारिश हुई तो जहां पूरे गांव के खेतों से पानी बहकर निकल गया, वहीं टिप्चू के उस छोटे से खेत में नमी बनी रही। उसके पौधे बाकी खेतों के पौधों से 2 गुनी तेजी से बढ़ने लगे। उसका छोटा सा प्रयोग एक तो अब ये कामयाबी टिप्चू को कहाँ ले जाती है? जाहिर है ये खबर पहुंची राजा तक। उसे दरबार में बुलाया गया। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई नया आइडिया पुराने सिस्टम को चुनौती देता है, तो उसे सम्मान के साथ साथ जलन और विरोध का भी सामना करना पड़ता है। टिप्चू ने दरबार में कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया। उसने तो मिट्टी के छोटे छोटे मॉडल और बर्तनों से राजा को समझाया कि पानी को कैसे रोका जा सकता है। राजा उसकी सादगी और गहरी समझ से इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे जलबुद्धि का खिताब दे दिया। लेकिन दरबार में बैठे जो विद्वान थे, उनको ये बात कुछ हजम नहीं हुई। उन्हें लगा कि एक अनपढ़ बच्चे को इतना सम्मान देना तो उनका अपमान है। तो उन्होंने टिप्चू की बुद्धि की परीक्षा लेने का फैसला किया और ये था उनका पहला सवाल। टिप्चू ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, ज्ञान। क्योंकि ज्ञान ही हमें अज्ञान के अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। बिल्कुल सीधा और गहरा जवाब। विद्वान इतनी आसानी से कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने एक और सवाल दागा जो थोड़ा और घुमावदार था। ऐसी क्या चीज है जो एक बार चली जाए तो फिर कभी लौटकर नहीं आती? और एक बार फिर टिप्चू का जवाब एकदम सटीक था, समय।
क्योंकि जो पल बीत गया उसे वापस लाना नामुमकिन है। उसके इस जवाब ने दरबार में बैठे लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब बारी थी आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल की। विद्वानों को लगा कि इस सवाल में तो ये बच्चा जरूर फंस जाएगा। उन्होंने पूछा कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? टिप्चू ने बड़े आराम से जवाब दिया, अहंकार। क्योंकि अहंकार ही इंसान को सच्चाई से दूर कर देता है। ये हमें ये मानने ही नहीं देता कि हमसे बेहतर आइडिया किसी और के पास भी हो सकता है। और बस इस जवाब के बाद पूरे दरबार में एक सन्नाटा सा छा गया। तो ये स्लाइड एक तरह से टिप्चू की जीत का पूरा सार है। उसने ये साबित कर दिया कि असली समझदारी सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती, बल्कि चीजों को बिना किसी घमंड या भेदभाव के देखने की क्षमता से आती है। एक ऐसा गुण जो शायद उन विद्वानों में नहीं था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में टिप्चू की असली यात्रा तो अब शुरू हुई थी। उसने अपनी एक छोटी सी खोज को पूरे राज्य की तरक्की का आधार बना दिया। राजा ने टिप्चू को अपना सलाहकार बना लिया। उसने सिर्फ पानी बचाने पर ही नहीं, बल्कि शिक्षा और खेती के नए नए तरीकों पर भी काम किया। और देखते ही देखते कुछ ही सालों में उसने उस बंजर राज्य को एक हरे भरे और खुशहाल प्रदेश में बदल दिया। एक बच्चे का छोटा सा सवाल पूरे राज्य का जवाब बन गया। अपने आखिरी दिनों में टिप्चू ने अपने शिष्यों को जो बात सिखाई, वो इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। अवसर हमारे चारों तरफ होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए सिर्फ तजुर्बा ही काफी नहीं है, बल्कि उस तजुर्बे के बावजूद एक बच्चे जैसी जिज्ञासा और हार ना मानने वाले जज्बे की जरूरत होती है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे काम में, हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हम ये मानकर चलते हैं कि ये तो हमेशा से ऐसा ही होता आया है? क्या पता उन्हीं में कोई टिप्चू जैसा सरल सवाल किसी बहुत बड़े अवसर का दरवाजा खोल दे।